आपने हाल ही में इंटरनेट पे इस तरह के काफी सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें कई डीप सी क्रिएचर ओशियन सरफेस में आ चुके हैं। और यही नहीं, उड़ीसा के बीच में लाखों की संख्या में टर्टल समुद्र के किनारे कुछ इस तरीके से रेंग रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी काफी ज्यादा संख्या में मरे हुए व्हेल्स को देखा गया है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ये समुद्री जीव समुद्र को छोड़कर समुद्र के सरफेस से बाहर क्यों निकल रहे हैं? क्या समुद्र के गहरी दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका हमें अंदाजा तक नहीं? कई लोग ये मानते हैं कि जब जब हमारे पृथ्वी में कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है तब तब हमारे पृथ्वी में एक बड़ा तबाही आता है। लेकिन क्या सच में हमारे पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है जिसका हमें अंदाजा तक नहीं? वेल डोंट वरी, आज हम लोग इस वीडियो में इसी रहस्यमय इंसिडेंट के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम लोग इसके पीछे की साइंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डीप सी में रहने वाले इस ऑरफिश के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार जब ये ऑरफिश समुद्र के सरफेस में दिखाई दिया था तो पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया था। और इसी वजह से इस फिश को डूम्सडे फिश भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है प्रलय की मछली। आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के सरफेस में इस मछली का दिखाई देना और एक नेचुरल डिजास्टर का आना, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है इस मछली की दिखाई देने का इतिहास। जापानीज माइथोलॉजी में इस मछली को लेकर काफी सारी मान्यता है, जैसे कि जब जब ये मछली दिखाई देता है तब तब हमारे पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा तबाही आता है, क्योंकि ये मछली भगवान का एक दूत है और ये दूत हमें संदेश देता है कि अब पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा तबाही आने वाला है। और इसके साथ ही जब काफी सारे सी क्रिएचर समुद्र के सरफेस में दिखाई देने लगे तो कई लोग ये मानने लगे कि समुद्री राक्षस जाग रहा है, जिसे लेविथन कहा जाता है। और इसी वजह से ये सभी सी क्रिएचर डर डर के समुद्र के सरफेस की तरफ आ रहे हैं। अगर हम लोग लेविथन की स्टोरी के बारे में जाने तो लेविथन के साइज के हिसाब से लेविथन को पृथ्वी पर एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका साइज बहुत ही अधिक बताया जाता है और पृथ्वी पर ऐसा कोई भी अभी सी क्रिएचर एग्जिस्ट नहीं करता है जो इतना बड़ा हो। हालांकि अगर मान्यताओं के हिसाब से बोला जाए तो ये सी क्रिएचर समुद्र के गहरे पानी में रहता है और अब धीरे धीरे ये मॉन्स्टर जाग रहा है और अब आगे ये पृथ्वी पर एक तबाही लाने वाला है। और आप लोगों ने इंटरनेट पे ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें ये दिखा रहा है कि समुद्र के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है जिसे लोग लेविथन कह रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर आप लोगों को इस वीडियो का रियलिटी बताऊं तो इस वीडियो में जिस चीज को मॉन्स्टर बुलाया जा रहा है एक्चुअल में वो कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं है, बल्कि यहाँ पे दो चीज हो सकता है। पहला तो हो सकता है पक्षियों का ग्रुप और दूसरा हो सकता है वेव का रिफ्लेक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ये दिखेगा कि ये एक वेव की तरह है। कभी ना कभी आप लोगों ने आसमान में इस तरह करके पक्षियों को उड़ते हुए जरूर देखा होगा और बहुत ज्यादा चांस है कि ये पक्षियों का ग्रुप ही होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये एआई द्वारा जनरेट किया गया है, क्योंकि इस वीडियो के अलावा इंटरनेट पे ऐसे काफी सारे वीडियो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए हैं और बस क्रिएटर का एक ही मकसद होता है व्यूज लाना, जो क्रिएटर लोगों को डरा के ले आता है। इंटरनेट पे अगर आप लोग किसी भी तरह की वीडियो देखते हो तो आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो वीडियो रियल है या फिर एआई द्वारा जनरेट किया गया है। आज का टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। इंटरनेट पे जो भी वीडियो या फिर जो भी चीजें दिख रही है वो सब चीजें सच नहीं होती है। काफी सारे वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेट किया जाता है और बस लोगों को डराया जाता है। चलो ये सब तो सही है, कोई मॉन्स्टर वगैरह समुद्र के अंदर नहीं रहता है और वो पृथ्वी को तबाह भी नहीं करने वाला है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि जब जब ये ऑरफिश दिखाई देता है तब तब हमारी पृथ्वी पर एक तबाही आता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? वेल, इसके पीछे का रीजन जुड़ा हुआ है जापान से। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जापान में 2011 में 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था और ये भूकंप जापान के इतिहास का सबसे पावरफुल भूकंप था, जिसमें कई हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये था कि जिस टाइम ये भूकंप आया था उसके ठीक कुछ महीने पहले जापान के कुछ बीच में लगभग 20 ऑरफिश को देखा गया था और इस भूकंप ने जापानीज की इस माइथोलॉजी को और अधिक मजबूत बना दिया। अगर आप सोच रहे हो कि ये माइथोलॉजी सिर्फ जापान में ही फेमस है तो ऐसा नहीं है। साल 2017 में लुजोन आइलैंड में 6.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था और इसमें भी शॉकिंग बात तो ये है कि इस भूकंप के आने के ठीक एक दिन पहले फिलीपींस में 2 ऑरफिश को समुद्र के सरफेस में देखा गया था। हालांकि हमारे इतिहास में कई बार ऐसा भी हुआ है जब ऑरफिश को समुद्र के सरफेस में देखा गया है लेकिन उसके आसपास भूकंप और कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑरफिश एक डीप सी क्रिएचर है, ये समुद्र के बहुत ही गहरे इलाके में रहता है, जिसके वजह से इस ऑरफिश को बहुत ही रेयरली देखा जाता है। और इस वीडियो में जिस ऑरफिश को आप देख रहे हो इसका साइज काफी छोटा है। 1996 में अमेरिका के कुछ नेवी ऑफिसर ने 28 फीट लंबा एक ऑरफिश को पकड़ा था जो लगभग 7 मीटर लंबा होता है। हालांकि कुछ रिसर्चर का ये भी मानना है कि कुछ ऑरफिश का साइज इससे भी ज्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑरफिश को डीप सी में कैसा फूड और कंडीशन मिल रहा है।
वेल अब आगे हम लोग साइंटिफिक थॉट की बात करते हैं। अगर हम लोग ऑर्फिस और नेचुरल डिजास्टर के आपस में कनेक्शन की बात करते हैं तो साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ऑर्फिस का समुद्र के सरफेस पे दिखाई देना और किसी नेचुरल डिजास्टर का आना आपस में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है। और इस चीज को 2019 में बुलेटिन ऑफ द सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका द्वारा रिलीज किया गया एक रिसर्च पेपर में बताया गया था। और यहाँ तक कि कुछ जापानीज रिसर्चर ने भी ये खुलासा किया था कि जो भूकंप 2011 में आया था, जिसके ठीक एक महीने पहले लगभग 20 ऑर्फिस को समुद्र के सरफेस में देखा गया था, इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि चलो हम लोगों ने मान लिया कि इस डीप सी क्रिएचर का समुद्री सरफेस पर दिखाई देना और किसी नेचुरल डिजास्टर का आना, इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है तो ये डीप सी में रहने वाला क्रिएचर समुद्री सरफेस में आखिरकार क्यों ही आता है। जब ये चीज काफी ज्यादा वायरल होने लगा तो वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण जानना चाहा, तो वैज्ञानिकों को कुछ बड़ा मालूम पड़ा। वैज्ञानिकों ने ऐसा होने के पीछे के 3 कारण बताए। पहला है डीप सी में उठने वाले लहरों की वजह से ये डीप सी क्रिएचर समुद्री सरफेस पर आ सकते हैं। दूसरा है जल के तापमान और दबाव में परिवर्तन। जब अचानक से डीप सी के क्लाइमेट में चेंजेस दिखाई देते हैं तो ये डीप सी क्रिएचर भ्रमित हो जाते हैं और ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इन्हें कहाँ जाना है, जिसके वजह से ये अपना रास्ता भटक जाते हैं और फिर समुद्री लहरों की वजह से ये जीव समुद्र के सरफेस की तरफ आ जाते हैं। और तीसरा जो कारण है वो है बीमारी या चोट। जब इन डीप सी क्रिएचर को किसी भी प्रकार का चोट लगता है या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो ये घायल अवस्था में समुद्र के सरफेस की तरफ आ सकते हैं। और ठीक ऐसा ही केस मैक्सिको में दिखे ऑर्फिस के साथ हुआ है। जिस यूजर ने इस वीडियो को अपलोड किया था उन्होंने खुद बताया है कि ये ऑर्फिस घायल था और इसी वजह से ये ऑर्फिस समुद्र की सरफेस की तरफ आ गया। यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है। आप सोच रहे होंगे कि चलो ये ऑर्फिस का वीडियो तो सही है, ऑर्फिस घायल हो गया था इस वजह से ऑर्फिस समुद्र की सरफेस की तरफ आ गया, लेकिन ये एंगलर फिश का वीडियो क्या, जिसे स्पेन के कैनरी आइलैंड में देखा गया है, तो इसके पीछे का स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे जितना सारा चीज आपको दिख रहा है वो सब चीज रियल नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो भी AI द्वारा जनरेट किया गया है। ये वीडियो 100% रियल है, लेकिन जिस तरह इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है और जिस तरह लोगों के सामने पेश किया गया है वो रियल नहीं है। इस वीडियो को मछली के बहुत ही सामने से रिकॉर्ड किया गया है, जिसके वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि इस मछली का आकार बहुत ही बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में इस मछली का आकार मात्र 6 इंच का है, जो कि काफी छोटा है। और इसके साथ ही एंगलर फिश को काफी बार बीच में देखा गया है, लेकिन वो मरे हुए थे। लेकिन अगर हम लोग इस मछली की बात करें तो ये मछली जिंदा थी। इस वीडियो को जब रिकॉर्ड किया जा रहा था तब हम देख सकते हैं कि ये मछली हिल रही थी। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर ये मछली एक डीप सी क्रिएचर है तो फिर ये समुद्र के सरफेस पर कैसे आई। तो अगर हम लोग साइंटिस्टों की बात माने तो साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इसके पीछे का रीजन क्लाइमेट चेंज ही हो सकता है। हालांकि ये मछली समुद्र के सरफेस में कुछ ही देर तक जीवित रही, फिर ये मछली मर गई। और अगर आगे हम लोग उड़ीसा में देखे जाने वाले लाखों टर्टल्स की बात करें या फिर ऑस्ट्रेलिया में देखे जाने वाले कई सौ वेल्स की बात करें तो इन दोनों ही इंसिडेंट के पीछे का लॉजिक भी काफी सिंपल है। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हुए वेल इंसिडेंट की बात करें तो आप लोगों को ये जो वेल दिखाई दे रहे हैं ये कोई साधारण वेल नहीं है, बल्कि ये एक खास तरह का वेल है जिसे फॉल्स किलर वेल कहा जाता है। इस वेल की खास बात यह है कि ये काफी सोशल फ्रेंडली एनिमल है और इसके साथ ही इस टाइप के वेल ग्रुप में रहते हैं, यानी कि ये 1-2 की संख्या में नहीं घूमते हैं बल्कि ये कई सौ की संख्या में एक साथ घूमते हैं। और इस ग्रुप का एक और खास बात होता है कि इस ग्रुप में एक वेल लीडर होता है और सारे वेल उसी लीडर को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कुछ रिसर्चर ने ये बताया कि हो सकता है कि जो वेल लीडर होगा वो किसी कारण से घायल हो गया होगा या फिर बीमार हो गया होगा, जिसके वजह से वेल लीडर अपना रास्ता भटक गया और इसके साथ साथ जितने सारे वेल मछली थे वो सभी भी अपना रास्ता भटक गए। यहाँ पर वेल्स के रास्ता भटकने का पीछे कई और रीजन हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी और सेस्मिक एक्टिविटी। इन सभी चीजों की वजह से भी वेल्स अपना डायरेक्शन भूल सकते हैं और समुद्र की सरफेस की तरफ बढ़ सकते हैं। हालांकि ये इंसिडेंट कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई और इंसिडेंट देखे गए हैं जिसमें कई वेल मछली समुद्र के तटों पर मरे हुए मिले हैं। और अगर हम लोग अगला इंसिडेंट उड़ीसा की बात करें तो आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर देखा होगा जिसमें लाखों की संख्या में टर्टल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन टर्टल्स का दिखाई देना कोई बड़ा चीज नहीं है, ये उड़ीसा के बीचों में बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि ये टर्टल उड़ीसा के इन बीचों में अंडे देने आते हैं। और इन लाखों टर्टल्स का इन बीचों पर दिखाई देने का रीजन ये है कि ये टर्टल जहाँ पे जन्म लेते हैं ये भी अपने बच्चे को वहीं पे जन्म देना चाहते हैं। और इन टर्टल का ये एक बहुत ही बड़ा खासियत है, इसी वजह से ये टर्टल जहाँ पे जन्म लेते हैं वहाँ पे अंडे देने आते हैं। सो ये था ओवरऑल वीडियो। आई होप आप लोगों के मन में जो डर होगा कि दुनिया खत्म होने वाला है वो खत्म हो गया होगा। वैसे क्या आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी लगता है कि दुनिया में कोई तबाही आने वाला है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कई लोग ये कहते हैं कि साइंटिस्ट सिर्फ
सिर्फ स्पेस को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। साइंटिस्ट पृथ्वी में मौजूद ओशियन को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो अगर आप इस चीज के पीछे का रीजन जानना चाहते हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे ला दूंगा।